हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। हम लोग क्लास 12 का भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। 4 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, वो अपलोड कर दिया गया, आप लोग उसको देख लिए होंगे। और जो है आज ये 5वां पार्ट है ना। और 18 नंबर तक हम लोग जो है पहले कंप्लीट पढ़ चुके हैं और ये 5वां पार्ट है। और ये प्रश्न जो हम लोग अभी बोर्ड पर देख पा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता का पतन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में बिहार बोर्ड में 4 से 5 बार जो है अब तक पूछ चुका है। और जो है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या है, तो ये 19 नंबर है। इससे पहले हम लोग पार्ट 4 में उधर जो है 18 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण है। माना हड़प्पा सभ्यता जो एक विकसित सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी, एकदम फली फूली हुई सभ्यता थी, ऐसा क्या हुआ कि 1500-1600 ईस्वी ईसा पूर्व आते आते जो है हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। हड़प्पा सभ्यता का एक नगर जो है, हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है वो एक बस्ती का रूप कैसे ले लिया, आखिर क्या क्या कारण हुआ, तो इसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी तो नहीं है, ऑथेंटिक जानकारी हम लोगों के पास नहीं है। और विद्वानों में भी इसको लेकर के अलग अलग मत है ना कि कुछ विद्वानों का कुछ कहना अलग है, कुछ का कुछ अलग कहना है। लेकिन अब हकीकत क्या है ये तो खैर किसी को मालूम नहीं है। लेकिन एक अनुमान और हड़प्पा स्थलों की खुदाई से मिले साक्ष्य के आधार पर जो है विद्वानों ने एक अलग अलग तरह का अनुमान लगाया है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण है। कुछ विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है वो बाढ़ के वजह से हुआ होगा, इसलिए यह अनुमान लगाया गया है। क्योंकि बहुत सारे विद्वानों को बहुत हड़प्पा स्थलों के से जो है बाढ़ के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश जो नगर था वो नदी के किनारे था, इसलिए विद्वानों का अनुमान है कि इस नदी के बाढ़ पानी के वजह से ही हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया होगा। लेकिन कुछ विद्वान जो है इस तर्क को नहीं मानते। उनका कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का कुछ स्थल जो नदियों के किनारे नहीं था तो उसका बाढ़ आने से कैसे विनाश हो गया, है ना। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि नहीं, विदेशी आक्रमण हुआ और उसी आक्रमण में जो है कि सारे लोग मार दिए गए और हड़प्पा सभ्यता उजड़ गया। मना मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, वहां से जो है ना नरकंकाल, अस्थियां वगैरह और जहां तहां बिखरी हुई आभूषण वगैरह मिला। तो इसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि विदेशी लोगों ने आक्रमण किया होगा और उसी आक्रमण में जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोग मार दिया होगा और हड़प्पा को उजाड़ दिया होगा। और कुछ विद्वानों का कहना है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा। ये कारण रहा होगा आर्थिक कारण। आर्थिक का मतलब होता है रुपया पैसा। ये मेन कारण रहा होगा कि जलवायु में परिवर्तन हुआ होगा, मौसम में परिवर्तन हुआ होगा, कृषि का उत्पादन घटा होगा, जिसके वजह से उद्योग और व्यापार जो है वो लड़खड़ा गया होगा, तकनीकी कोई परिवर्तन नहीं किया गया होगा, जिसके वजह से जो है ना, जिसके वजह से जो है कि अर्थव्यवस्था वहां का दुर्बल पड़ गया होगा और अर्थव्यवस्था दुर्बल होने की वजह से हड़प्पा सभ्यता का नगर से जो है वो देहात का स्थान उसका आ गया। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, प्रशासनिक शिथिलता रहा होगा कि हड़प्पा सभ्यता का अंतिम चरण आते आते वहां पर जो राजा या जो शासक होते होंगे उसका पब्लिक पर, जनता पर जो नियंत्रण कंट्रोल था वो कंट्रोल खत्म हो गया होगा, जिसके वजह से समाज में अलगाववाद या कलह पनप गया होगा। इस वजह से जो है कि हड़प्पा सभ्यता का एक विकसित सभ्यता वो जो है उसका पतन हो गया। कुछ लोगों का कहना है, कुछ विद्वानों का कहना है कि नहीं, आग लगने से जो है, आग लगने से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। कुछ लोगों का महामारी, कुछ विद्वानों का कहना है कि महामारी से जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। जैसे हम लोग देखे थे 2020 में कि कितने बड़े लेवल पर जो है कि कोरोना ने पूरा लोगों को है ना दहला रखा था। अब पूरी दुनिया की एक समस्या बन गई थी वो कोरोना वाले, और बहुत सारे लोगों को उसमें मृत्यु भी हुआ था। तो उसी प्रकार कोई महामारी बीमारी आया होगा और प्लेग वगैरह, तो उसी में जो है हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गया। और कुछ विद्वानों का कहना है कि जलवायु में परिवर्तन की वजह से, कुछ का कहना है कि नहीं, नदी की धारा में परिवर्तन आया होगा और बांध तोड़ करके आसपास के क्षेत्र में पानी भर गया होगा, तो इस वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। कुछ लोग जंगलों की कटाई को भी इसका जिम्मेदार मानते हैं कि जंगलों को अधिक काटा गया होगा, वर्षा में कमी हुआ होगा, खेती पत्ती ठीक से नहीं होता होगा, सुखाड़ पड़ गया होगा, अन्न की कमी हो गई होगी, तो इस वजह से जो है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। लेकिन कुछ जगह से भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं, तो इसके आधार पर विद्वानों ने अनुमान लगाया है
कि भूकंप की वजह से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया, लेकिन वास्तव में किस कारण से हुआ था इसका कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। तो आप याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का पतन के बारे में कुछ विद्वानों का कहना है कि बाढ़ के वजह से इसका पतन हुआ, कुछ का कहना है कि विदेशी आक्रमण के वजह से इसका पतन हुआ, कुछ लोग आर्थिक कारण, कुछ लोग प्रशासनिक शिथिलता, आग लगना, महामारी, जलवायु में परिवर्तन, नदी की जलधारा में परिवर्तन, जंगलों की कटाई और भूकंप जैसे है ना कारणों को जो है इसका उत्तरदायी मानता है कि ये सब कारणों की वजह से जो है हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ होगा। ये तो है कि एक शॉर्टकट में हम लोग एक कंसेप्ट को समझे कि अलग अलग विद्वानों ने प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर, अनुमान के आधार पर अलग अलग जो है कि अपनी बातों को रखा है, अलग अलग तर्क दिए हैं। लेकिन क्लास 12 के अंदर में हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण 5 नंबर में पूछता है तो उसमें आपको पूरा उत्तर लिखना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए स्टैंडर्ड आंसर का तो आप चिंता ही मत करिए, आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग सिर्फ वीडियो में से जो भी आपको बताया जा रहा है, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप ध्यान से इसको सुनिए और जो भी यहाँ पर बोर्ड में लिखते हैं आप उसको नोट डाउन करते चलिए। 18 नंबर तक पहले पढ़ा चुके हैं, ये 19वां नंबर है और आप टेंशन मत लीजिए, आपको सिर्फ पढ़ाई करने से मतलब है और अभ्यास करना है। स्टैंडर्ड आंसर कैसे बनेगा वो सब मैं खुद टेंशन ले ही लेता हूं और मैं जो है पूरा काम करके आपके सामने चीजों को लाता हूं, तो इसलिए केवल आप ध्यान से पढ़िए और सुनिए और अभ्यास करिए। अब क्लास 12 में अगर ये पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण कैसे कारण में क्या लिखना है तो आपको जो है ना इस तरह से मेंशन करना है जो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है ना। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, हड़प्पा सभ्यता के काल और निर्माताओं की तरह इसके पतन को लेकर भी सभी विद्वानों में एक मत नहीं है, सबने अलग अलग कारण बताए हैं जो निम्न है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के काल के बारे में क्या था कि कोई बता रहा है कि 3000 ईसा पूर्व की यह हड़प्पा सभ्यता, कोई बता रहा है कि 2700, कोई बता रहा है 2200, कोई बता रहे हैं 3700। माना हड़प्पा सभ्यता के काल को लेकर के भी जो विद्वान है उसमें एक मत नहीं है। इसके अलावे हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं के बारे में किसी का कहना है कि मंगोल इसके निर्माता थे, कोई बोलता है कि द्रविड़ थे, कोई बोलता है सुमेरियन इसके निर्माता थे, कोई जो है कि व्यापारी वर्ग को इसका निर्माता मानते हैं। तो निर्माताओं को लेकर भी जिस तरह से और काल को लेकर के हड़प्पा सभ्यता का जिस तरह से विद्वानों में एकमत नहीं नजर आता है, उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर के भी विद्वानों में एकमत नजर नहीं आता है। सारे विद्वानों ने अलग अलग पतन के कारणों को बतलाया है। पहला जो पॉइंट आपको लिखना है एग्जाम के अंदर वो लिखना है बाढ़, है ना। तो अब मैंने जितने कारण मैंने अभी यहाँ आपको समझाया ना, इसमें सबसे ज्यादा लोगों ने जो है ना वो बाढ़ को ही इसका कारण माना है। तो बाढ़ जो है इसमें लिखे मार्शल महोदय को मोहनजोदड़ो से, ध्यान दीजिएगा, मार्शल महोदय को मोहनजोदड़ो से, कोई भी विद्वान जो भी बताया है कारण पतन का उसके पीछे कुछ न कुछ साक्ष्य है, कुछ न कुछ तर्क है ना। मार्शल महोदय को मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण जमा हुई बालू की परतें मिला। जैसे बाढ़ पानी आता है ना, तो बाढ़ पानी आने के बाद जब वापस होता है ना, पानी उस वापस होने से पहले अस्थिर होता है और अस्थिर होने से उसमें जो कंकर बालू वगैरह आता है वो नीचे बैठता है। तो ये जो बाढ़ पानी वापस लौटा था यानी लौटता है तो बालू नीचे में बैठता है। तो इस तरह से जो है ना मार्शल महोदय को जब मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था वहां से बाढ़ पानी के वजह से जमा हुए कुछ बालू की परत मिल गया। मेके महोदय को चनहुद्रो से बाढ़ के साक्ष्य मिले। इसके अलावा SR राव जी को लोथल से भी बाढ़ के साक्ष्य मिले। और चूंकि जितनी हड़प्पा सभ्यता के नगर थे तकरीबन नगर नदियों के तट पर बसे हुए थे जिसमें प्रतिवर्ष बाढ़ आते थे। तो इससे यह संयुक्त निष्कर्ष निकलता है इन सबको देखते हुए कि बाढ़ ही इस नगरीय सभ्यता का विनाश का एक प्रमुख कारण था। लेकिन यहां पर एक प्रश्न उठता है कि जो ठीक है बाढ़ के वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा, लेकिन वैसा हड़प्पा सभ्यता का नगर जो नदी के किनारे नहीं था तो फिर उसका पतन कैसे हुआ, है ना। तो इसलिए जो है कुछ विद्वान जो है विदेशी आक्रमण को इसका जिम्मेदार मानते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो में नरकंकाल के अवशेष मिले।
जैसे कोई व्यक्ति होता है जो मृत्यु हो जाता है और उसके शरीर का जो मांस गल जाता है पूरा, तो उसके बाद जो हड्डी का एक ढांचा बच जाता है तो वो नरकंकाल हुआ। तो इस तरह से हड़प्पा की खुदाई से बहुत सारे नरकंकाल जो है जहां तहां बिखरे हुए मिले हैं। इसके अलावा आभूषण जो उस समय के लोग पहनते थे, आभूषण भी जहां तहां बिखरा हुआ मिला है। तो इससे अनुमान लगाया गया है कि विदेशी लोग जो है वो आक्रमण हड़प्पा पर किया, हड़प्पा के नगरों पर किया होगा और उसके बाद जो है कि यहाँ के लोगों को है ना दौरा दौरा कर मारा गया होगा। ये लोग अपने जान बचाने के लिए भागते होंगे और जहां तहां जो है ये लोग धरे पड़े हैं, मतलब जो है कि ये मर गए हैं। तो इस आधार पर जो है ये अनुमान लगाया है कि इसका विनाश आक्रमणकारियों ने किया। और ऋग्वेद का सहारा लेकर, पैराग्राफ चेंज करके यहां लिखना है, ऋग्वेद का सहारा लेकर व्हीलर ने इस आक्रमणकारियों को आर्य मानते हैं और इनका कहना है कि आर्यों ने ही आक्रमण कर हड़प्पा सभ्यता के नगरों को ध्वस्त किया और वहां के लोगों को मार डाला। व्हीलर महोदय के इस तर्क को आधुनिक विद्वान स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जिस समय विनाश हुआ, जिस समय हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, वो था ऐसे तो 1750 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। तो उसके बाद जो बस्ती वगैरह बसा तो वो तकरीबन 1500 ईसा पूर्व समझिए। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक को हम लोग तो वैदिक काल बोलते हैं, जिसमें से 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का जो काल है वो था ऋग्वेदिक काल। इस काल में जो है ऋग्वेद का रचना हुआ। तो चूंकि ऋग्वेद का रचना हड़प्पा सभ्यता के अंत के तुरंत बाद का जो काल स्टार्ट होता है वो ऋग्वेद का काल है। तो उस समय ऋग्वेद का रचना हुआ, तो ऋग्वेद के अंदर हड़प्पा सभ्यता के विनाश को लेकर के चर्चा जरूर होगा। तो इसलिए जो है ऋग्वेद का सहारा लेकर के ही व्हीलर ये कहते हैं कि विदेशी आक्रमण हुआ और हड़प्पा पर, और वे विदेशी लोग आर्य थे और उन लोगों ने ही जो है हड़प्पा के लोगों को, हड़प्पा के नगरों को ध्वस्त किया और वहां के लोगों को मार डाला। लेकिन व्हीलर महोदय के इस तर्क को जो आधुनिक विद्वान है वो इस तर्क को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि विदेशी आक्रमण से इस पूरे 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के लोग खत्म तो नहीं हो गए होंगे, उसका विनाश तो नहीं हुआ होगा। इसके अलावा तीसरा जो कारण है वो आपका आर्थिक कारण है। कुछ विद्वान जो है आर्थिक कारण को भी जिम्मेदार मानते हैं। देखिए जिस देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाए तो वो देश जो है वो देश भी लड़खड़ा जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जैसे कृषि उत्पादन है, मतलब तीनों क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, अगर तीनों मजबूत रहे तो देश भी मजबूत स्थिति में रहता है। और अर्थव्यवस्था अगर ठीक हो तो सरकार को भी ठीक ठाक इनकम आता है, जिससे जो है ना तकनीकी परिवर्तन में चीजें खर्चा होता है, बाकी बहुत सारे देश के विकास में चीज खर्चा होता है। बिल्कुल इसी तरह उस समय रहा होगा कि हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ, कृषि का उत्पादन में कमी आ गया होगा। तो ऐसा अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि के उत्पादन में कमी आया होगा और कृषि के उत्पादन में कमी आने से उद्योग धंधा और व्यापार में गिरावट आ गया होगा। अब कृषि का उत्पादन में कमी आएगा तो कहां से उद्योग धंधा, क्योंकि अधिकतम जो उद्योग धंधा होता है वो कृषि उत्पाद पर ही निर्भर करता है। और जब अतिरिक्त कृषि उत्पादन होगा तब उसके अलावा तब तो व्यापार उसका होगा, तो व्यापार में भी गिरावट आया होगा। और कृषि उत्पादन में कमी और उद्योग धंधा व्यापार में गिरावट आने के बाद भी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है अपने वे लोग जो है कोई तकनीकी परिवर्तन नहीं किए होंगे, यानी लंबे समय तक प्रयुक्त उपकरण जो सामान वो लोग शुरू से प्रयोग कर रहे थे उसमें उन लोगों ने कोई परिवर्तन नहीं किया होगा। जैसे अभी देखिए पहले जो है ना हल बैल से खेतों की जुताई होती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदला तो फिर तकनीकी परिवर्तन हुआ, अब ट्रैक्टर वगैरह आ गया। पहले लोग मजदूर जो है वो रोड सड़क बनाते थे, कुदाल से जो है कि उस पर मिट्टी फेंकते थे, लेकिन अभी वहां पर जेसीबी काम करने आता है। अब इसके अलावा आप देखिए पहले कोयला से बिजली बनता था, हम लोग उस पर निर्भर थे, लेकिन कोयला तो सीमित मात्रा में, एक न एक दिन तो वो खत्म हो जाएगा उसका भंडार। तो इसलिए उसका तोड़ हम लोग ढूंढ रहे हैं, सरकार ढूंढ रही है, पूरा दुनिया ढूंढ रही है। अब जो है कि सूरज से यानी कि सौर ऊर्जा प्राप्त करने पर जो है कि ध्यान दे रहा है। मतलब समय के साथ जो है ना चीजें बदलता है। पहले स्टडी फोन पर लोग बात करता था लेकिन अब जो है मोबाइल फोन आ गया है, तो हर चीज समय के साथ जो है बदलता है। लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता में कोई तकनीकी परिवर्तन नहीं हुआ और गिरावट जब व्यापार में, कृषि में और उद्योग में आया तो गिरावट ही रह गया होगा, ऐसा अनुमान है, और कोई तकनीकी परिवर्तन नहीं किया गया। इन्हीं सब कारणों से जो है विकसित हड़प्पा नगरों का स्थान
उत्तरकालीन हड़प्पा बस्तियों ने ले लिया। माना जो नगर था, एक विकसित नगर था, धीरे 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 जो है वो एक बस्ती के रूप में बन गया। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से शहर को जिस टेक्नोलॉजी से बसाया जाता है, अगर जहां तक हम लोगों का भी टेक्नोलॉजी है, इसमें और डेवलपमेंट पर जो है कि काम हो रही है, सरकार भी काम कर रही है, सारे लोग काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया काम कर रही है। लेकिन अगर यहीं पर टेक्नोलॉजी को रोक दिया जाए तो अगले कुछ सालों में जो है तो फिर क्या होगा कि धीरे 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 जो जिस तरह से हम लोग विकास कर रहे हैं, जो शहर विकास हो रहा है, जिस तरह सब कुछ फला फूला हुआ है, ये एक इसका जो है ना एक उल्टी गिनती शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हड़प्पा सभ्यता के अंदर हुआ। तो आर्थिक कारण भी जो है याद रखिएगा, आर्थिक कारण में कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण आर्थिक था। कृषि उत्पादन में कमी आया, उद्योग और उत्पादन में कमी आने से उद्योग धंधा और व्यापार में भी गिरावट आ गया। उद्योग व्यापार और कृषि तीनों में गिरावट आने के बावजूद भी हड़प्पा सभ्यता में कोई तकनीकी परिवर्तन नहीं किया गया, जिसके कारण विकसित हड़प्पा सभ्यता जो है का जो नगर था वह बस्ती का रूप ले लिया। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट अपना बनता है वो है प्रशासनिक शिथिलता। ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का यानी कि जो है अंतिम समय तक आते आते हड़प्पा सभ्यता में जो भी राजा या जो भी शासक रहे होंगे उनका जनता पर एक नियंत्रण मतलब कम हो गया होगा, और नियंत्रण खत्म हो गया होगा। और नियंत्रण खत्म हो जाने की वजह से हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो है विकास का कार्य अवरुद्ध हो गया होगा। अब कोई जिम्मेदार इंसान बचेगा ही नहीं, तो फिर अब जो है कि पूरी सभ्यता और संस्कृति को, समाज को बचाने का जिम्मेदारी किसके कंधों पर होगा। तो ऐसा है कि वहां पर जो शासक, जो राजा रहे होंगे, वो लोग जो है वो लोगों का जो पब्लिक, जो जनता होगा, उसके ऊपर उसका नियंत्रण खत्म हो गया होगा। और नियंत्रण खत्म हो जाने की वजह से जो है नियंत्रण खत्म वजह से जो है राज्य का अंत हो गया। इसी के परिणाम स्वरूप जो है नगर निर्माण योजना, मन हड़प्पा सभ्यता के नगर का निर्माण जिस प्लानिंग के तहत किया जा रहा था, है ना, और भौतिक जीवन में प्रयुक्त वस्तुएं, मन रोजमर्रा के जीवन में जो प्रयुक्त वस्तुएं हैं उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आ पाया। कैसे नगर निर्माण योजना में या भौतिक जीवन में, रोज के जीवन में प्रयोग करने वाली वस्तु में कैसे बदलाव आएगा? बदलाव आ ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई जिम्मेदार इंसान बचा ही नहीं होगा। तो ऐसा भी लोगों का अनुमान है, जिसके वजह से शहरीपन का स्थान जो है देहातीपन ने ले लिया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो है पतन के कारणों में, है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। तो हड़प्पा सभ्यता के काल और निर्माताओं की तरह इसके पतन को लेकर भी सभी विद्वानों में एक मत नहीं है। सबने अलग अलग कारण बताए हैं जो निम्न है। पहला कारण जो है वो बाढ़ है। मार्शल महोदय को मोहनजोदड़ो से बाढ़ के साक्ष्य मिले, मेके महोदय को चन्होदरो से बाढ़ का साक्ष्य मिला, और SR राव को लोथल से बाढ़ का साक्ष्य मिला। चूंकि अधिकांश नगर नदियों के किनारे हुआ करता था और उसमें प्रतिवर्ष बाढ़ आता था, तो इसका एक संयुक्त निष्कर्ष निकलता है कि बाढ़ ही इस नगरीय सभ्यता का पतन का कारण बना होगा। लेकिन बाढ़ के वजह से पूरा सभ्यता का पतन हुआ होगा, ऐसा बहुत सारे विद्वान नहीं मानते हैं। दूसरा कारण जो है वो विदेशी आक्रमण रहा है। जिस तरह से मोहनजोदड़ो में जो है कि विदेशी आक्रमणों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो एक विदेशी आक्रमण भी, और तीसरा जो है कि आर्थिक कारण, और चौथा प्रशासनिक शिथिलता। तो ये 4 पॉइंट जो है यहां पर आपको नजर आ रहा है। ये 4 पॉइंट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको छाप लीजिए। अब इसके बाद जो है फिर 5वां पॉइंट भी आएगा, 5 पॉइंट कंप्लीट कराएंगे इसको। तो 4 कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन का हो गया। अब 5वां कारण है अन्य प्राकृतिक कारण, है ना। अन्य प्राकृतिक कारण क्या क्या है जिसके वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ? इससे पहले हम लोग देखे ना कि बाढ़ था, उसके बाद प्रशासनिक शिथिलता थी, और विदेशी आक्रमण था। इसके अलावा ये 5वां पॉइंट है अन्य प्राकृतिक कारण का। ये पॉइंट जो है ये अन्य प्राकृतिक कारण की बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत स्टैंडर्ड पॉइंट है। अब इसको एग्जाम में लिखने ना भूलिएगा। माधव स्वरूप वत्स ये विद्वान है एवं H.T. लेम्ब्रिक के अनुसार नदी के मार्ग में परिवर्तन इस सभ्यता के पतन का कारण बना। इसके अलावा समय समय पर आने वाला भूकंप से भी नगरों का विनाश हुआ। माना माधव स्वरूप वत्स और H.T. लेम्ब्रिक ये ऐसे 2 विद्वान हैं जिनका कहना यह है कि नदी के मार्ग में परिवर्तन आने से, माना जो हड़प्पा सभ्यता की तकरीबन सारी जो शहर थे वह नदियों के किनारे बसा हुआ था। तो इसका यह अनुमान है कि नदी के मार्ग में परिवर्तन आया, रास्ते में परिवर्तन आया,
है ना। और जो है कि जिसके वजह परिवर्तन मतलब क्या, जैसे इस सिद्ध में नदी बह रही है, इस साइड में मान लीजिए कि ये नगर बसा हुआ था, तो उसका अचानक उसके मार्ग में परिवर्तन आया होगा और शहर सब में जो है कि पूरा पानी भर गया होगा, जिसके वजह से इसका विनाश हो गया। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि समय समय पर यहाँ भूकंप भी आया होगा, जिससे इस नगरों का विकास हुआ। दूसरा पॉइंट है, ये अन्य प्राकृतिक कारण में इस तरह से आप जो है ना पॉइंट अलग अलग 3 बना दीजिएगा। KUR केनेडी, ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है KUR केनेडी। इसका कहना है कि मलेरिया और महामारी जैसी बीमारी आने के वजह से, है ना, ये सारे मलेरिया और महामारी ये तो किसी इंसान के हाथ का है, तो है ना कंट्रोल में है नहीं, इसलिए एक तरह से कैसा आपदा मतलब होता है मुसीबत, है ना। तो ये जो है एक प्राकृतिक आपदा है, मलेरिया और महामारी बीमारी आ जाने की वजह से ही इसका पतन हुआ होगा। तो KUR केनेडी मलेरिया एवं महामारी जैसे प्राकृतिक आपदाओं को पतन का जिम्मेदार मानते हैं। इसके अलावे कुछ विद्वानों का कहना है कि बड़े पैमाने पर आग लगने से, जलवायु में परिवर्तन होने से और भूमि की आर्द्रता में कमी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना खेत में हल, माने खेत में नमी की मात्रा कम हुआ होगा, फसल अच्छे से नहीं होता होगा, भूखमरी आ गया होगा, है ना। तो ये सारी बातें तो भूमि की आर्द्रता में कमी एवं बड़े स्तर पर जंगलों की कटाई, बड़े स्तर पर जंगल की कटाई होने के वजह से जो है हड़प्पा सभ्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा, कुछ विद्वानों का यह भी कहना है। तो इस प्रकार उपयुक्त सभी कारणों ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विनाश किया। अगर कहे तो ये सारे कारणों ने, जब तक हम लोगों को है ना इसका वास्तव में आखिर क्या प्रमाण था, ये प्रमाणिक जानकारी अगर कोई नहीं मिल पाता है, तब तक हम लोग यही समझेंगे कि जो भी कारण विद्वानों के द्वारा सुझाया गया है, जो भी साक्ष्य के आधार पर विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण को बताया है, तो हम लोग उसको मान लें। तो इस प्रकार उपयुक्त सभी कारणों ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विनाश किया। इस तारतम्य में बीबी लाल थापर का यह कथन काफी उपयुक्त प्रतीत होता है। लास्ट में आप इस पॉइंट को कोड कर दीजिएगा कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषित वातावरण तथा व्यापार में आई भारी गिरावट के फलस्वरूप हड़प्पा सभ्यता की समृद्धि समाप्त हो गई और नगरीकरण का अंत हुआ। और इस तरह से इन्वर्टेड कोमा के अंदर इसको कोड कर दीजिएगा। तो इस प्रकार जो है ये 5 पॉइंट कंप्लीट हो गया हड़प्पा सभ्यता के पतन का। अगर आप इतना लिखते हैं तो ये आपका स्टैंडर्ड आंसर होता है और आपका नंबर नहीं कटने वाला है। अब 19 नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब 20 नंबर में आते हैं, हड़प्पा द्वारा व्यवहृत, हड़प्पा वासियों के द्वारा व्यवहृत सिंचाई के साधन। क्योंकि देखिए हड़प्पा वासी खेती करते थे, अब खेती में तो सिंचाई जरूर करते होंगे, तो वे लोग सिंचाई कैसे करते थे? जैसे अभी हम लोग जो है बोरिंग के माध्यम से जो है हम लोग सिंचाई कर लेते हैं, तो नहरों के माध्यम से भी सिंचाई होता है। तो क्या हड़प्पा वासी लोग कैसे सिंचाई करते थे, है ना? तो उसके सिंचाई का क्या साधन था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ इंपोर्टेंट प्रश्न है। उत्तर में लिखिएगा हड़प्पा वासी जलाशय, कुआं और नहरों के द्वारा सिंचाई करते थे, है ना। इन्हीं 3 चीजों से सिंचाई करते थे। इनके कुछ साक्ष्य भी मिले हैं जो निम्न है। पहला, अफगानिस्तान के सोतुघोई, आपने लोग पढ़े थे अफगानिस्तान में 2 साइट सोतुघोई और मुंडीकाक, है ना। तो उसमें से अफगानिस्तान के सोतुघोई नामक स्थान से हड़प्पा कालीन नहरों का प्रमाण प्राप्त हुआ है। लेकिन पंजाब और सिंध के एरिया में जो है उधर से नहर का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा विद्वानों का तर्क है कि ये इधर का जो है ना गाद वगैरह से ये सब भर गया होगा, बाकी अफगानिस्तान के अंदर लेकिन मिला है। तो अफगानिस्तान के सोतुघोई नामक स्थान से हड़प्पा कालीन नहरों का प्रमाण मिलता है। यानी इस अनुमान लगे कि ये नहर इसलिए बनाया होगा कि सिंचाई करने के लिए ही बनाया होगा। तो ये है। दूसरा है कि कुछ स्थलों से कुएं द्वारा सिंचाई का प्रमाण मिला है, कि वैसे मोहनजोदड़ो में तकरीबन 700 कुआं मिला है। तो बहुत सारा कुआं जो मिला हुआ है, इससे यह अनुमान है कि कुआं जो है वो भी सिंचाई का काम में आता होगा। इसके अलावा धौलावीरा जो स्थल है हड़प्पा स्थल गुजरात के अंदर में, वहां पर एक जलाशय बहुत बड़ा मिला है। तो ऐसा अनुमान है कि इस जलाशय में जो जल रहता होगा, जल का जो संचयन किया जाता होगा, जल को जमा करके जो रखता था, वो संभवतः कृषि के लिए जल होता था, माना खेती करने के लिए जो है उस जल का प्रयोग होता था। तो आप ध्यान रख दीजिएगा कि हड़प्पा वासी द्वारा व्यवहृत सिंचाई के साधन का उल्लेख करने अगर बोलेगा तो आप इस प्रश्न को, इस उत्तर को लिख सकते हैं। बहुत स्टैंडर्ड उत्तर है। हड़प्पा वासी जलाशय, कुएं एवं नहरों द्वारा सिंचाई करते थे। इनके कुछ साक्ष्य मिले हैं जो निम्नलिखित है। अफगानिस्तान के सोतुघोई से नहर का प्रमाण मिला है, और जो है मोहनजोदड़ो से तकरीबन 700 कुएं मिले हैं, और इसके अलावा जो है धौलावीरा में
जलाशय मिला है, तो इसे अनुमान लगाया गया कि नहरों से, कुओं से और जलाशय से जो है हड़प्पावासी जो है वो सिंचाई करने का काम करते थे। एक बार आप इन लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग 20 नंबर तक कंप्लीट कर लिए। अब 21 नंबर में है मनका के बारे में, है ना। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, आपका चैप्टर में है तो पढ़ना पड़ेगा। ये मनका क्या होता है? देखिए, मनका का मतलब होता है, ये जो मनका शब्द है ना, इस मनका का मतलब होता है माला या मोती, ना, मोती का माला जो बिकने के लिए आता है, पत्थर वाला, जिसके बीच में छेद किया हुआ रहता है, धागा डाल करके, है ना, माला बनाता है, फिर गला में पहनता है, तो वो मोती का माला, मतलब ये जो है ना एक तरह से आभूषण है ना। तो ये मनका का मतलब हो गया एक तरह से माला। और जो एक शिल्प होता है, शिल्प क्या होता है? शिल्प मतलब एक तरह से कला होता है, जैसे किसी भी वस्तु को बनाने का कौशल जो होता है, जो एक अनुभव होता है लोगों के अंदर, है ना, जो टैलेंट होता है, उसी को हम लोग शिल्प बोलते हैं। तो मनका तैयार करना भी तो एक तरह से शिल्प हुआ, तो मनका उद्योग को हम लोग शिल्प उद्योग भी कह सकते हैं। तो मनका के बारे में अगर बोलेगा ना कि शिल्प उद्योग, तो शिल्प मतलब क्या होता है? वस्तुओं को बनाने की कौशल और अनुभव। खैर, अब ध्यान दीजिएगा, ये मनका का मतलब होता है माला, वो मोती। मनका किस चीजों का बनता है? तो मनका जो है ना पत्थरों का बनता है, जैसे कार्नियल पत्थर जो सुंदर होता है और लाल रंग का होता है, एक जेस्पर होता है, एक स्फटिक होता है, क्वार्टज होता है और सेलखड़ी होता है, ये सारे पत्थर का नाम है। तो ये सारे पत्थर से जो है कि मनका बनता है। अभी भी आप देख सकते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता की बात है, अभी भी देखते हैं पत्थरों से बना हुआ जो मोती का माला वगैरह आता है, तो बिल्कुल वही है। और पत्थरों में भी कई कैटेगरी होता है, हर पत्थर का अलग अलग दाम होता है ना, कोई महंगा होता है, कोई सस्ता होता है। वैसे करके मनका बनाने में कौन कौन से पदार्थ प्रयुक्त होते हैं? तो पत्थरों में कार्नियल, सुंदर लाल रंग का, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्टज, सल्फरी, ये सारे पत्थरों का। धातु में तांबा, कांसा और सोना का, जबकि शंख, फ्यांस और पकी मिट्टी आदि पदार्थ का भी प्रयोग मनका बनाने में उस समय किया जाता था। तो मनका बनाने में प्रयुक्त पदार्थ में पत्थरों में ये सारे, धातु में तांबा, कांसा, सोना और शंख, फ्यांस और पकी मिट्टी आदि पदार्थ का प्रयोग मनका बनाने में होता था। मनका का आकार कैसा होता था? अभी भी देखते हैं हम लोग जो माला बनाते हैं, गले में पहनते हैं मोतियों का माला, तो उसमें भी गोलाकार होता है, चक्राकार होता है, अंडाकार होता है, ढोलाकार होता है ना। तो चक्राकार होता है, बेलनाकार भी होता है, गोलाकार भी, ढोलाकार मतलब ढोलक के आकार का। तो इस सारे आकार का जो है कि मनका उस समय बनाया जाता था, अभी भी बनता है। अब मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करें कि मनका कैसे बनाया जाता होगा। यदि आपके दिमाग में ये फिट बैठ गया कि मनका का मतलब वो जो है कि मोती वाला माला जो होता है, वो मोती, वो मनका है, तो वो पत्थर है। पत्थर को कैसे बनाया जाता है? उसको तराशा जाता है, उसको काटा जाता है ना, उसको जो है कि फिर उसके ऊपर घसा जाता होगा, पॉलिश किया जाता होगा, इसी तरह से बनता है, बस वही प्रोसेस है। तो प्रयुक्त पदार्थों की प्रकृति के अनुरूप मन के बनाए जाते थे, प्रयुक्त पदार्थ की प्रकृति के अनुरूप मन के बनाए जाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये निर्भर करेगा कि किस तरह से मनका को तैयार करना है। जैसे चांदी से मनका बनाएगा, उसका अलग तरीका होगा, सोना का मनका बनाने का, पत्थर से मनका, है ना, जैसे तांबा, कांसा, सोना है, धातु है, इससे मनका बनाने का तरीका अलग होगा इसका। लेकिन पत्थर है तो उसका मनका बनाने का तरीका अलग होगा। तो सबका तरीका अलग अलग है। अब ये निर्भर करेगा कि कौन से पदार्थ से जो है आप मनके को तैयार कर रहे हैं। तो प्रयुक्त पदार्थों की प्रकृति के अनुरूप जो है मनके बनाए जाते हैं। जैसे सलखड़ी पत्थर का प्रयोग करें तो ये बहुत मुलायम होता है, इससे मनका बनाना बस बड़ा आसान होता है। लेकिन जो पत्थर हार्ड होता होगा तो उससे मनका बनाने में कितना दिक्कत होता है, पहले उसको, है ना, तोड़ना पड़ता होगा बल लगा करके, उसके बाद वगैरह, है ना। तो सलखड़ी चूर्ण के लेप को, सलखड़ी का जो है चूर्ण बना लेता है, इसके लेप को एक सांचा में ढाल देता है, तब जो है कि मनका तैयार होता है। दूसरा पॉइंट है कि कुछ पत्थरों को आग में भी पकाया जाता है, पत्थरों को घीस कर उस पर पॉलिश की जाती थी, है ना, पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए जाते थे। एक विशेष उपकरण का प्रयोग कर मनके के बीच में छेद किया जाता था ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। तो अभी भी होता है। तो मनका बनाने की प्रक्रिया में हम लोग क्या देखें कि मनका किस चीजों से बनाना है। धातु से बनाएंगे, उसका बनाने का प्रोसेस अलग होगा। पत्थरों से बनाएंगे, उनका तरीका अलग होगा, है ना। किसी धातु काटा जाता है, तराशा जाता है, आग में डाला जाता है ना, उस पर पॉलिश किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है उसके बाद उसमें जो है बीच में छेद किया जाता है ताकि सब जो मोती होता है मिनिमन का, उसमें बीच बीच में जो है धागा डाल करके उसका एक माला की तरह उसको तैयार किया जाए। इसके अलावा चनहुद्रो, लोथल और धौलावीरा, ये तीनों जगह से जो है ये उपकरण प्राप्त हुआ है। कौन सा उपकरण? ये जो मनके में बीच में जो छेद किया जाता था ताकि धागा डाल करके माला बनाया जाए, तो वो छेद करने वाला जो उपकरण था वो चनहुद्रो से, धौलावीरा से और लोथल से प्राप्त हुआ। आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि मनका का जो एक महत्वपूर्ण केंद्र है वो कहां पर है, तो चनहुद्रो से मनका का साक्ष्य मिला है। तो कुछ मनके के शीर्ष पर सोना भी लगाया जाता था सुंदर दिखने के लिए,
इन्हें सुंदर चित्रों से भी सुसज्जित किया जाता था। तो मन का बनाने की प्रक्रिया में आप ये सारे चीज लिख सकते हैं। तो मन का बनाने में कौन कौन से पदार्थ प्रयुक्त होते हैं, ये पॉइंट हो गया। मन का आकार कैसा होता है, तो ये हो गया। मन का बनाने की प्रक्रिया में 1 2 3 4 5 और ये 6 पॉइंट आपको लिख देना है। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछे कि शिल्प उद्योग का वर्णन करें किसी एक शिल्प उद्योग का, तो शिल्प का मतलब होता है कि वस्तुओं को बनाने का कौशल और अनुभव, यानी कि वस्तुओं को बनाने का जो है एक आइडिया। तो इस तरह से मन का भी तो एक वस्तु है, इसको इस तरह से जो बनाया जाता है, तो इसका भी वर्णन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम लोग 22 नंबर में आते हैं। 22 नंबर में हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता, यानी जिस समय हड़प्पा सभ्यता थी अस्तित्व में, उस समय और कौन कौन सी सभ्यता थी, इसके बारे में हम लोग तो पार्ट 1 में भी बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर यहाँ देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन एक मिस्र की सभ्यता थी। मिस्र में नील नदी के किनारे जो है ये सभ्यता थी। ये जिस समय हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में था उस समय ये सभ्यता भी थी। इसके अलावा मेसोपोटामिया की सभ्यता जो दजला फुरात घाटी सभ्यता, दजला फुरात नदी के किनारे था, जो अभी प्रेजेंट टाइम में ये इराक के क्षेत्र में पड़ता है। और इसके अलावा चीन की भी सभ्यता जो हांगहो नदी घाटी के किनारे बसा हुआ था। तो आप हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता पूछेगा तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता लिख सकते हैं। तो 22 नंबर ये कंप्लीट हुआ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 22 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब ये 23 नंबर है ना, ये 23 नंबर है और ये सबसे लास्ट नंबर है और यहाँ पर जो है ये खत्म हो जाएगा। ये 23 नंबर में सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता भी पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का समकालीन सभ्यता था मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो दजला फुरात घाटी सभ्यता भी कहलाता है। दजला फुरात नदी किनारे प्रेजेंट टाइम में ये इराक के क्षेत्र में पड़ता है। तो दोनों में क्या अंतर था, दोनों एक ही टाइम का था, लेकिन दोनों में अंतर था। तो ये एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी, एकदम बिल्कुल नगर जैसा पूरा सिस्टम इसके अंदर था। लेकिन मेसोपोटामिया सभ्यता जो अर्ध नगरीय थी, है ना, आधा नगर और आधा बस्ती के रूप जैसा था। और इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में उच्च स्तरीय जल निकासी प्रणाली था। हम लोग देखे थे कि किस तरह घर से छोटी नाली निकल करके, है ना, बड़ी नाली में, और बड़ी नाली से जो है शहर से पानी बाहर चले जाता था। लेकिन अब बहुत अच्छे से यहाँ पर नाली बनाया गया था, इसके ऊपर ढक्कन की व्यवस्था वगैरह किया गया था। लेकिन ऐसा मेसोपोटामिया के अंदर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर जो है निम्न स्तरीय जल निकास प्रणाली थी, ऐसा आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से पकी हुई ईंट मिला है। हम लोग पढ़े थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो बिल्डिंग वगैरह मिला है उसके अंदर जो है पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था, जबकि मेसोपोटामिया में जो है कच्ची ईंटों का प्रमाण मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई मिला है। माना हर सड़क जो है एक दूसरे को, ये पहला वीडियो में ही, दूसरा वाला में ये कंप्लीट जो है मैं आपको बता चुका हूं। इस तरह से समकोण पर जो है एक दूसरे को काटते हुए सड़कें जो है हड़प्पा सभ्यता के अंदर मिला है। लेकिन यहाँ पर जो है मेसोपोटामिया में जो है सड़कें अव्यवस्थित था, है ना, यानी ऐसे ऐसे करके टेढ़ा घुचा था, है ना, मेसोपोटामिया के अंदर। इस सभ्यता में बाट बटखरा और माप तौल की जो इकाई था उसमें एक रूपता था कि पूरी सभ्यता के अंदर में बिल्कुल एक जैसा था। लेकिन मेसोपोटामिया में जो है एक रूपता देखने को नहीं मिलता है। अलग अलग क्षेत्र में जो है बाट और माप तौल की जो इकाई है उसमें एक रूपता देखने को मेसोपोटामिया की सभ्यता में नहीं मिलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि भव चित्रात्मक था, और जबकि मेसोपोटामिया की लिपि जो है वो कीलनुमा था। सिंधु घाटी सभ्यता का मुहर वर्गाकार मुहर मिला है, जितने मुहर मिला है वो वर्गाकार मिला है ना। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है, इस तरह का मुहर सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है। और जबकि मेसोपोटामिया में जो है बेलनाकार जो है मुहर मिला है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता में क्या अंतर है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता अर्ध नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर उच्च स्तरीय जल निकास की प्रणाली थी, यहाँ पर निम्न स्तरीय जल निकास की प्रणाली थी। यहाँ पर पकी हुई सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई ईंटों का प्रमाण मिलता है, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता से कच्ची ईंटों का प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में सड़कें अवस्थित थी। इस सभ्यता में बाट माप तौल में एकरूपता नहीं देखने को मिलता है, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में बाट और माप तौल की इकाई में एकरूपता देखने को नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भव चित्रात्मक लिपि थी, जबकि
मेसोपोटामिया की लिपि कीलनुमा लिपि था, और सिंधु घाटी सभ्यता में वर्गाकार मोहर का प्रयोग किया जाता था, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में बेलनाकार मोहर का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का जो है यहाँ पर ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट खत्म हुआ, और जो है अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पार्ट, 2 पार्ट और बच गया है।